तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर, जो कुल प्रजनन दर होती है, किस रूप में परिभाषित उसे किया गया है। ठीक, तो इसका जो आंसर निकालने से पहले हम जो है अब पढ़ेंगे। चलिए फिर यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं इसको। ठीक, देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या क्या होती है? तो जनसंख्या होती है आपके एक विशेष प्रजाति में या कई प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में एक ही समय में रहती है, उसे जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, एक विशेष या कई प्रजाति जो एक विशेष स्थान पर, ठीक है, स्थान पर एक ही समय में रहती है। ठीक है, उसे जनसंख्या कहते हैं। तो जनसंख्या जो है एक विशेष स्थान होगा और उसमें एक पर्टिकुलर जो समय है उसमें जो भी प्रजाति निवास करेगी वो जनसंख्या कहलाएगी। अब यूएन की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, 2023 की ये रिपोर्ट है कि हमने क्या कर दिया है, मतलब हमारी जनसंख्या अब सबसे ऊपर है। जब तक हमारी जनगणना की रिपोर्ट नहीं आई है वो अलग बात है, लेकिन यूएन की रिपोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि हमारी जनसंख्या अब चीन से भी आगे हो गई है। ठीक है, अब जनसंख्या की जहाँ बात आती है वहाँ जनसंख्या का हम आकार ज़रूर देखेंगे। जनसंख्या का आकार देखेंगे और क्या देखेंगे, वहाँ की जन्म, मृत्यु और प्रवासन देखेंगे। जन्म, मृत्यु और प्रवासन देखेंगे। वहाँ पे जो महिला और पुरुष है, महिलाएं और पुरुष, उनके बीच में, उनकी जनसंख्या के बीच में कितना अनुपात है। ठीक है, आयु संरचना देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं। अब इससे हम कुछ चीज़ें टर्म सीखते हैं। जैसे पहला है जन्म दर। इस PYQ में क्या पूछा है, कुल जन्म दर पूछी है यहाँ पे, लेकिन हमें उसके सारे टर्म्स को समझना पड़ेगा। देखो जन्म दर क्या होती है। जन्म दर होती है प्रति हजार जनसंख्या में एक जो अवधि के दौरान एक विशेष क्षेत्र में जीवित जन्मों की कुल संख्या, यानी प्रति हजार में कितने बच्चों ने जन्म लिया। ठीक है, कितने जीवित जन्मों ने जन्म लिया, तो वो जन्म दर है। मृत्यु दर क्या है, उल्टा कर दीजिए, प्रति हजार जनसंख्या में जो निश्चित समय के दौरान कितनी मृत्यु हो गई है वो मृत्यु दर है। ठीक है, यानी हमको यहाँ पे हजार को मानना है। अगर प्रति हजार में जन्मे और प्रति हजार में एक मृत्यु जो है, ये दर्शाती है जन्म दर और मृत्यु दर को। ठीक है, तो और प्राकृतिक वृद्धि दर होती है एक, इसको याद रखें, प्राकृतिक वृद्धि दर। देखो प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है। प्राकृतिक वृद्धि दर होती है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर। प्राकृतिक वृद्धि दर होती है जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर, इनके बीच में जो भी अंतर पाया जाएगा वो प्राकृतिक वृद्धि की दर कहलाएगी। अब हम आ जाएंगे प्रजनन दर में। ठीक है, इसको एक काम करती हूँ, करंट अफेयर के थ्रू पढ़ाती हूँ। देखो यहाँ पे कुल प्रजनन दर क्या होती है। देखो कुल प्रजनन दर होती क्या, पहले कुल प्रजनन दर से पहले हमको प्रजनन दर सीखना है, तो यहाँ पे पहले प्रजनन दर सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले प्रजनन दर क्या होती है ये सीखो, फिर कुल प्रजनन दर पे आएंगे। ठीक है, प्रजनन दर होती है कि बच्चे पैदा जो सकने की आयु होती है वो 15 से 49, 15 to 49 ईयर्स की होती है। ठीक है,
तो इसमें प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई में पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या संदर्भित करती है। प्रति 1000 स्त्रियों में पीछे जीवित बच्चों की जनसंख्या को संदर्भित करती है। प्रजनन दर क्या होती है? प्रजनन दर होती है कि प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे कितने जन्मे बच्चे हैं। और ये फर्टिलिटी रेट जो होती है वो 15 से 49 वर्ष की आयु तक होती है एक महिला में। ठीक है, ये होती है। इसमें क्या होता है, प्रजनन दर में एक अशोधित दर होती है, याद रखना। अशोधित दर होती है, यानी एक संपूर्ण जनसंख्या के लिए मोटे तौर पर मतलब एक स्थूल औसत दर होती है ये। ठीक है, इसमें विभिन्न आयु वर्गों में पाए जाने वाले अंतर का कोई भी ध्यान नहीं रहा, मतलब किस आयु ने कितने महिला ने कौन से आयु में जन्म दिया है बच्चे को, इससे मायने नहीं रखता। बस हमको वहाँ पे प्रति 1000 स्त्री के पीछे मतलब जन्म में कितने बच्चे हैं उनका ही बस सीधे सीधे होता है। ठीक है, तो ये प्रजनन दर होती है। अब हम आते हैं कुल प्रजनन दर पे। कुल प्रजनन दर क्या होती है? कुल प्रजनन दर होती है एक महिला की गर्भधारण आयु यानी चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक जन्म में जीवित बच्चे, ठीक है, की औसत संख्या। यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो होती है वो उसका तात्पर्य होता है कि बच्चों की कुल संख्या से जो किसी महिला अपने जीवन काल में पैदा होते ही होने की संभावना होती है। ठीक है, मतलब प्रजनन दर और कुल प्रजनन दर में कंफ्यूज नहीं होना है। बस मैं आपको बता देती हूँ प्रजनन दर कैसे, मतलब उसको एक जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट कुल प्रजनन दर है, अगर वो 2.1 के इक्वल है, ठीक है, बराबर लिखा है। अगर वो तो कुल प्रजनन दर 2.1 के बराबर है तो वो जनसंख्या स्थिर होगी। कैसी होगी वो जनसंख्या? स्थिर होगी। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से, ठीक है, कम है, ठीक है, कम है, नीचे एरो लगा दिया, 2.1 से कम है तो वो जनसंख्या में गिरावट होगी। अगर 2.1 से ज़्यादा है टीआरएफ तो वो जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। फिर से सुनो, टीआरएफ क्या होता है? टीआरएफ को 2.1 से अगर किसी क्षेत्र का टीआरएफ 2.1 है यानी कुल प्रजनन दर 2.1 है तो वो जनसंख्या स्थिर होगी। अगर वो 2.1 से कम है कुल प्रजनन दर तो वो जनसंख्या मतलब घटेगी, और 2.1 से ज़्यादा है तो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, यानी जो है आपका एक महिला की जो गर्भधारण आयु है, चाइल्ड बियरिंग एज है, उसके अंत तक जन्मे जीवित बच्चे, ठीक है, की औसत संख्या। देखो 2016 में जो थी हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट कुल प्रजनन दर थी वो 2.33 थी, जो अब घटकर 2.0 हो गई है। यानी देखो अब यहाँ पे जो है एक करंट अफेयर था, रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा एक रिपोर्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट था, रजिस्ट्रार रिपोर्ट था 2021। ठीक है, ये 4 महीने पहले ही जारी कर रखा है। तो ये जो रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा सैंपल रजिस्ट्रार रिपोर्ट 2021 उसमें बता रखा है कि हमारी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 है, यानी कि 2.1 से कम चली गई है, मतलब जनसंख्या यहाँ पे घटने का आसार यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल प्रजनन दर के आंकड़ों में यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, जनसंख्या का वो नहीं चल रहा है जो अब जनसंख्या बढ़ती है, ये एक रिपोर्ट की बात चल रही है कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी अंतर देखो, बिहार में 3.0 है, यूपी में 2.7 है, एमपी में जो है 2.6 है। तो यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.0 से वो यहाँ राज्यों में उच्च है और सबसे कम दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 1.4 यहाँ पर है प्रजनन दर। सबसे ज़्यादा बिहार में है और यूपी में है, एमपी में है। बिहार में 3.0 है, यूपी में 2.7 के आसपास है और एमपी में 2.6, और दिल्ली में सबसे कम पश्चिम बंगाल 1.4। जो हमारी जो है स्थापन्य स्तर है, ये रिप्लेसमेंट लेवल को हिंदी में बोलते हैं स्थापन स्तर, ठीक है, वो 2.1 है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट कितना है? देखो फर्टिलिटी रेट है 1.9 मान सकते हो आप। ठीक है,
मतलब 1.9 से 2 के बीच मानो। और रिप्लेसमेंट लेवल TRF 2.1 से, देख 2.1 है हमारी रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है। आर्थिक, इसका कारण क्या है? आर्थिक व सामाजिक विकास में असमानता, महिलाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, यानी कहीं पर अच्छी स्वास्थ्य तो कहीं पर बहुत ज़्यादा कम स्वास्थ्य का स्तर है, शिक्षा स्तर कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। यह आर्थिक और सामाजिक असमानता को हमको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है। फिर एक करंट अफेयर है UN की तरफ से, UN पॉपुलेशन फंड, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वहाँ क्या आ गई? प्रजनन दर 1.9 गिर गई है, जो मैंने बताया 1.9। यहाँ पे 1.4 जनसंख्या का अनुमान है, और 2065 से 70 की भी 1.7 अरब जो है हमारी जनसंख्या होने का अनुमान है। ठीक है। कमजोर जो कामकाजी वर्ग है वो 15 से 64 ईयर है, 68% कुल काम करता है। मतलब 100 व्यक्ति हैं, 100 में से 68 लोग जो हैं भारत में काम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात ही होती है। रिसोर्स को कैपिटल में चेंज नहीं कर पाए हैं हम, जो संसाधन है उसे कैपिटल में चेंज करने के लिए हमको अच्छी नीतियाँ लानी होंगी, अच्छी चीज़ें लानी मतलब अच्छी पॉलिसीज़ लानी होगी, तब जाके हमारा जो है, हमारा जो मानव है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसे हम कैपिटल में कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि जो कामकाज है हम वो एक रिसोर्स के तौर पर, जब रिसोर्स कब काम आता है? जब उस हम वो कैपिटल देता है हमको यहाँ पे भारत में। तो अब हम इसी में आ जाते हैं। ठीक है। अब मुझे लगता है आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो पहला है, एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पे जन्म लेने वाले बच्चे। ना, ये तो हमने उसमें पढ़ा था जन्म दर। मृत्यु दर की बात करते, जन्म दर घटा तो मृत्यु दर, जन्म दर घटा तो मृत्यु दर, ये तो कुछ बात ही नहीं पड़ी हमने। कुल प्रजनन दर में किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में उसमें जन्मे बच्चों की संख्या, तो ये हमारी हो जाएगी प्रजनन दर। कुल प्रजनन नहीं, एक प्रजनन दर ही कहलाएगी। लेकिन डी वाला, एक महिला जो है चाइल्ड बेयरिंग एज में के अंत तक जन्म में जीवित बच्चे में औसत संख्या, चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे बच्चों की संख्या, तो ये आंसर सही है। बी और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है। इसे मैं जब करके थी मैंने गलत किया था, उस समय मैंने जो पेपर दिया था ना 2024 वाला, वो इतना पढ़ के नहीं दिया था क्योंकि बहुत सारा बर्डन हो गया था। हालांकि जो पढ़ता है उसके लिए बर्डन क्या होता है, लेकिन हाँ मेरा नहीं हुआ था 2024 में, और 2025 में मैंने दिया नहीं क्योंकि उस समय मेरा जो है, मेरी जो क्या बोलते हैं एजुकेशन जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन वो चल रही थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था लिखने का। तो इस समय मैंने सोचा कि नहीं, अभी नहीं देती हूँ क्योंकि मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन इस समय हम पूरे पावर और जोश के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। रिवीजन करेंगे अपना, और निकलना ना निकलना इस बहुत डिफरेंट पॉइंट हो जाता है, लेकिन हाँ हम कोशिश तो कर सकते हैं ना एक। ठीक है। चलिए, कोशिश करके हारना है लेकिन बिना कोशिश के नहीं हारना, ये मैंने सीखा है। तो कोशिश हम करेंगे, हारेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो हार के फिर उठ खड़ा होता है वो एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करता है आई थिंक। ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं, अभी टाइम वेस्ट क्यों करें। एक महिला की गर्भधारण आयु चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत में, ठीक है, उसमें जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। बी और सी, डी में ही कंफ्यूज होगा आई थिंक, लेकिन ये प्रजनन दर होती है ऊपर वाली, नीचे होगा एक महिला की जो गर्भधारण, एक फर्टिलिटी जो चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक, ठीक है, उसमें जीवित बच्चों की औसत संख्या। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का जो है क्वेश्चन। ठीक है। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो है। हमने अभी तो हमने TFR पढ़ा है, लेकिन अभी हमें और भी, हमें करंट अफेयर भी देख लिया हमने, उससे 2 करंट अफेयर देख लिया, UN की रिपोर्ट, सैम्पलिंग रिपोर्ट देख ली हमने। चलिए, अब हम पढ़ते हैं एक एक्स्ट्रा क्या, अभी तो बहुत सारा है। शिशु मृत्यु दर हमको IMR, शिशु मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1000 में जो जीवित जन्मे बच्चे हैं, 1 वर्ष की आयु से पहले शिशुओं की मृत्यु की संख्या,
ठीक है। 1 वर्ष की आयु में जितने बच्चे मरे हैं 1000 में, वो उनकी जनसंख्या देखिए। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2020 में एक रिपोर्ट निकाली थी जो कि जो 28 हो गई थी घट के, जो है शिशु मृत्यु दर। ठीक है। और नवजात शिशु मृत्यु दर, यह जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर मृत्यु की संभावना प्रति 1000 जन्म में व्यक्ति, उसमें नवजात में 28 दिन देखेंगे और प्रति 1000 देखेंगे। ठीक है। और 20 हो गई थी इस उसमें नवजात शिशु में, और शिशु मृत्यु दर में 28 हो गई थी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और जीवन प्रत्याशा, मातृ मृत्यु दर, MMR। आप एक काम करना, वीडियो मेरी लंबी हो रही है, इतना पढ़ने का वो किसी को होता नहीं है कि इतनी लंबी मेरी वीडियो देखे। ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं मैं बता देती हूँ सर, आपको पढ़ना क्या क्या है उसके अंदर। मैंने शिशु मृत्यु दर तक पढ़ा दिया ना, तो आप एक नवजात और हाँ, नवजात शिशु मृत्यु दर भी बता दिया। एक आप MMR देख लेना। MMR मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, लिंगानुपात, जनसंख्या की आयु संरचना, निर्भरता अनुपात, ठीक है। और एक जनसंख्या का जो है एक सिद्धांत था, माल्थस का सिद्धांत, संक्रमण का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत। ये सब देख लेना। अगर पढ़ाना होगा तो बताएगा, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी उसको, लेकिन बस हमको रिवीजन मैंने बताया है, जिसको रिवीजन करना उसको बताना होता है। मैं तो पूरा ही पढ़ती हूँ खैर, लेकिन जब मेरे पास डिमांड आएगी तो मैं पूरा पढ़ा दूँगी। रिवीजन पूरा करा दूँगी। तो थैंक यू सो मच।